1945 हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए गए और जापान के 2 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ चंद लम्हों में मर गए। पूरा मुल्क तबाह हो गया। हर तरफ आग, चीखें और खौफ था। ऐसा लगता था कि जापान कभी खुद को संभाल ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया। जो मुल्क तबाह हो गया था, उसी जापान ने सिर्फ 20 साल में अपनी तकदीर बदल दी। ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बल्कि दुनिया का नंबर 1 टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री बन गया। तो सवाल ये है, उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसी क्या बात थी जो जापान को तबाही से तरक्की तक ले गई? आज की वीडियो में हम जानेंगे वो सब पावरफुल पॉइंट्स जिन्होंने जापान को सुपर पावर बनाया, ताकि हम भी कुछ सीख सकें। अगर हम जापान की सक्सेस का राज समझना चाहते हैं तो हमें थोड़ा पीछे वर्ल्ड वॉर 2 में जाना होगा। जब जापान ने हिटलर का साथ दिया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को जर्मन के शहर बर्लिन में अपने बंकर के अंदर खुदकुशी कर ली। उसने अपनी हार मान ली, लेकिन जापान ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो आखिर तक लड़ना चाहता था। जापानी चाहते थे कि जापान सरेंडर ना करे। उनका मानना था कि अगर जापान हारा तो उनकी इज्जत और पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अमेरिका ने जंग खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया गया। 70 से 80 हजार लोग फौरन मर गए। फिर भी जापान ने सरेंडर नहीं किया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिराया गया। इसमें 40,000 से 75,000 तक लोग फौरन मर गए। इस अटैक के बाद जापान बिल्कुल टूट गया। इसके साथ ही 8 अगस्त 1945 को सोवियत यूनियन ने भी जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। फिर 15 अगस्त 1945 को जापान के बादशाह हिरोहितो ने रेडियो पर सबको बताया कि जापान अब हार मान रहा है। 2 अगस्त 1945 को जापान ने ऑफिशियल तौर पर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर दिए। जापान के सरेंडर करने के बाद बहुत से लोग, खासकर फौजी और अवाम, तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई जापान ने सरेंडर कर दिया है। वो जीत की उम्मीद में थे, स्पेशली वो लोग जिनके घर वाले जंग में मारे गए थे। जापान के सरेंडर पर गुस्सा थे। हिरोशिमा और नागासाकी में तबाही हुई थी, हर तरफ बर्बादी थी। लोग अपनी जिंदगी वापस नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सी फैमिलीज ने अपने प्यारों को खो दिया था। जब जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में हार मानी तो अमेरिका ने एक शर्त रखी, जापान अपनी आर्मी नहीं बना सकता। अगर जापान पर कोई हमला हुआ तो अमेरिका उसका दफा करेगा। अमेरिका दुनिया के सामने अपने आप को जुल्म करने वाला यानी कि डेविल नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उसने जापान की मदद का फैसला किया। अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी जापान के साथ शेयर की। जापान की आर्मी का अदारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जब वो अदारा ही खत्म हो गया तो लोग बहुत ज्यादा नाउम्मीद हुए। तब जापान के लीडर हिरोहितो ने आर्मी वालों से कहा कि अब जंग का मैदान छोड़ो और बिजनेस के मैदान में आओ। हम इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करेंगे और दुनिया में फिर इज्जत पाएंगे। जिन लोगों ने जंग में सब कुछ खो दिया था, उनको बिजनेस में उम्मीद और नया मौका नजर आया। उस वक्त इसुजु, निसान, टोयोटा जो पहले मिलिट्री टैंक बनाते थे, अब उन्होंने पैसेंजर्स कार बनाना शुरू की। सोनी जो पहले मिलिट्री दूरबीन बनाता था, उसने कैमरे बनाने शुरू किए। जापानी वर्कर्स दुनिया के सबसे अच्छे वर्कर बन गए, क्योंकि उनका काम करने का तरीका फौजी जैसा था। वक्त के पाबंद, ईमानदार और मेहनती। जापान के लीडर्स ने अवाम को यही मैसेज दिया, हमें इंडस्ट्री में दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क बनना है। अब हम जंग से नहीं, काम से जीतेंगे। पानी बहुत मुहब्बे वतन थे। उन्होंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन काम पे सर्व कर दी। उन्होंने जितना उनके अंदर स्ट्रेस था, उन्होंने अपने काम को बेस्ट से बेस्ट करने का फैसला किया। जापानीज लोग जिंदगी में ज्यादा खतरा लेना पसंद नहीं करते। वो हर काम सोच समझ कर करते हैं, ताकि किसी की जान माल का नुकसान ना हो। उनका कल्चर ये सिखाता है कि हर काम परफेक्शन से करो, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। क्योंकि जापान में हमेशा आसमानी आफतें, अर्थक्वेक, सुनामी आते रहते हैं, इसलिए वो लोग हर चीज को इतना अच्छा बनाते हैं कि गलती की जगह ना रहे, ताकि अपने लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। जापान ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को सिर्फ यूज नहीं किया, बल्कि उसे और बेहतर बनाया। जापान ने दुनिया को क्वालिटी इंप्रूव टूल्स दिए। काइजोन, हर दिन बेहतरीन की कोशिश। सिक्स सिग्मा, गलती कम से कम करना।
5S, सफाई, तरबियत, साफ सुथरा काम का माहौल, पोको योको, गलती होने से पहले रोको, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट। उन्होंने एक बात जहन में बिठा ली कि कभी गलती नहीं करनी, कल का रिकॉर्ड तोड़ दो, आज उससे और बेहतर करने की कोशिश करो। जब प्रोडक्ट बन गया तो बेचने का वक्त आया। जापान ने फिर अमेरिका का साथ मिलकर काम किया। उनको ग्लोबल मार्केट में सोशल एक्सेस मिली, यानी जापान की चीजें आसानी से दुनिया में एक्सपोर्ट होने लगी। जापान ने हमेशा अपने लोगों और अपने मुल्क के लिए सोचा। जबकि अमेरिका ने उन पर एटॉमिक बम गिराया था, फिर भी उन्होंने नफरत नहीं की, बल्कि मिलकर काम किया। और जहां उनको अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए फायदा नजर आया, उन्होंने वही काम किया। जापानी लीडर्स ने आवाम से कहा, सेविंग करो। जापान में सेविंग कल्चर बन गया। लोगों ने पैसे बैंक में रखना शुरू कर दिए। गवर्नमेंट के पास पैसे आए, लोन मिलना आसान हुआ, नई फैक्ट्रीज बन गई, नौकरियां बढ़ने लगी, इकोनॉमिक तेज ग्रो करने लगी। 1945 में एटॉमिक अटैक हुआ और सिर्फ 20 साल के बाद 1964 में जापान ने ओलंपिक होस्ट किया। वही पहला नॉन वाइट मुल्क जिसने ओलंपिक होस्ट किया। इसी साल जापान ने बुलेट ट्रेन भी चला दी। जापान के लोगों ने सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बनाई, बल्कि अपनी सोच, अखलाक और इंसानियत को भी डेवलप किया। वो इन चीजों को बहुत अहमियत देते हैं। मॉरलिटी, कैरेक्टर, एथिक्स, वैल्यू, इंटेग्रिटी। जापान के लोग बहुत पंचुअल हैं। वहाँ अगर कोई ट्रेन सिर्फ 10 सेकंड लेट हो जाए तो पैसेंजर को लेट सर्टिफिकेट मिलता है ताकि वो ऑफिस में बता सके। यही सब कुछ उनकी ट्रेनिंग डिसिप्लिन का नतीजा है, जो स्कूल से ही शुरू होता है। छोटी से छोटी बात पर भी वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। आप समझ लें कि अगर रात 2 बजे भी ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो कोई सिग्नल क्रॉस नहीं करता। जापानीज लोग बहुत वफादार होते हैं, अपनी कंपनी के साथ वफादार होते हैं, बॉस का फैसले को मानकर टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, हर काम को जिम्मेदारी समझकर करते हैं, अपने वतन के लिए हर वक्त वफादारी और कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए जापान एक डिसिप्लिन, ट्रस्ट, यूनिटी वाला मुल्क बन गया। जापान ने इन सब प्रिंसिपल को फॉलो करके दुनिया का सबसे तेज तरक्की करने वाला कंट्री बनकर दिखाया। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या वाकई इन बातों पर अमल कर रहे हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन, ईमानदारी और वफादारी का रास्ता अपनाते हैं? नहीं, हम ज्यादा वक्त अपने लीडर्स को क्रिटिसाइज करने में लगाते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, क्या हम खुद अपने फर्ज अदा करते हैं? क्या हम एक अच्छे सिटीजन के तौर पर अपना रोल निभा रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे तो हर शख्स को अपना फर्ज समझना होगा। सिर्फ हुकूमत को नहीं, हर एक फर्द को जिम्मेदार बनना होगा। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक हमारा मुल्क नहीं बदलेगा। तरक्की सिर्फ ख्वाबों से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत, डिसिप्लिन और यूनिटी जरूरी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ ख्वाब देखे नहीं जाते, उनको पूरे करने की कोशिश भी की जाती है। अल्लाह हाफिज।